नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे, जिसमें बात करेंगे मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य अधिवक्ता के रूप में किसे फाइनल किया गया है, वहीं ब्रजेश एंड टीम की तरफ से किन अधिवक्ताओं को 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में उतारने की तैयारी है, और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से एसजी या एएसजी की उपस्थिति को लेकर के सचिव सर से मुलाकात होगी बहुत जल्द। वहीं 0+51 जनपद के सभी चयनित साथियों के लिए उमेश चंद्र की याचिका किस रूप में है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करने के लिए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में हुई फाइल। एक और एसएलपी जो है वो सोमवार में फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करने के लिए। वहीं आप सभी को बता दें 12,091 की लिस्ट पर डिवीजन बेंच में फिर से लगी सुनवाई की डेट, क्या है मामला उस पर जानेंगे। और वहीं साथ जो आप सभी को बता दें 12,091 की लिस्ट पर जो आज की डेट में एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है उससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि जो एसएलपी फाइल की गई है वो बन सकती है 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के गले की फांस और नौकरी पर मुसीबत का प्रमुख कारण। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 मई को लगी है, और वहां पर आप सभी को बता दें चयनितों की जो टीमें बनी है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के नाम पर, उनकी तरफ से अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और अभ्यर्थी आर्थिक सहयोग कर भी रहे हैं। लेकिन अब अभ्यर्थियों की जो डिमांडें हैं वो ये है कि आर्थिक सहयोग आप सभी का किया जाएगा, लेकिन आप सभी लोग अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के जो नाम है वो फाइनल करके हम सभी के सामने रखें, जिससे ये पता चल सके किस बड़े अधिवक्ता को हम 8 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के अंदर उतारने जा रहे हैं, जिससे स्कूल आवंटन और केस को आगे कैरी ऑन करते हुए फाइनल कराया जा सके। तो आप सभी को बता दें मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और आगे की केस सुनवाई के लिए मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिनेश द्विवेदी जी हैं उनको हायर करने की बात चल रही है, और उनको हायर करते हुए आगे सुनवाई के लिए उतारा जाएगा। आप सभी को बता दें दिनेश द्विवेदी का नाम टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं में शामिल रहता है, और बड़े केसेस में इनकी जो है जो बहस है वो देखने को मिलती है, और ये भी एक अच्छे और जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। वहीं आप सभी लोग देख रहे हैं कि ब्रजेश एंड टीम की तरफ से अधिवक्ताओं के नामों को रखते हुए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, और अभ्यर्थी उन्हें आर्थिक सहयोग कर भी रहे हैं। हालांकि उनके पास जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए केवल एक आईए है, उस पर ही वो आर्गुमेंट करा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को अधिवक्ता उतारने की बात की जा रही है तो वो भी टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता लाने की बात कर रहे हैं, और उनकी तरफ से या ब्रजेश एंड टीम की तरफ से 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नामों पर चर्चा चल रही है, और इसमें से किसी एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में उतारा जा सकता है। तो ब्रजेश एंड टीम की तरफ से कपिल सिब्बल का नाम डिस्कशन में चल रहा है कि इनको हायर किया जाए, या अभिषेक मनु सिंह सर का नाम चल रहा है, और इसके साथ साथ मुकुल रोहतगी सर का भी नाम जो है वो चल रहा है। चीजें जो हैं इन पर विचार की जा रही, और अगर टीम के पास इनफ फंड होगा तो इनमें से किसी एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को ब्रजेश एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 8 मई सुनवाई के लिए उतारा जाएगा, और ये ऐसे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता है जिनकी एक सुनवाई की फीस 10 से 12 लाख रुपए के समथिंग होती है दोस्तों। तो ये एक बड़ी रकम है अगर इनमें से किसी एक अधिवक्ता को आप 8 मई सुप्रीम कोर्ट में उतारना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक सहयोग अभ्यर्थियों से लेने के लिए अब बड़े अधिवक्ताओं के फेस वैल्यू को भी सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों के सामने रखा जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।
लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके सारे टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता खड़े कर लीजिए, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होगा अपना पक्ष रखने के लिए, तब तक आपके टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता चाहे 10 लाख वाला कर लीजिए, चाहे 20 लाख वाला कर लीजिए, सबके सब व्यर्थ हैं। और इसलिए आप सभी को बता दें, जो आप ये मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नामों के डिस्कशन कर रहे हैं, इनको हायर करने की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छा प्रयास है, बेहतरीन है और होना भी चाहिए टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता। क्योंकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से अपोजिशन के पास पटवालिया सर जैसे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता है, तो उनकी काट आप सभी लोगों को उतारनी होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप सभी को यह भी प्रयास करना है कि 8 मई की सुनवाई पर सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर उपस्थित हो जाएं। दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है सभी की तरफ से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके मोस्ट सीनियर अधिवक्ता या काउंसलर उतारने का, उस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर को उतारने के लिए प्रयास किया जाता, तो अभ्यर्थियों के दसियों लाख जो आर्थिक सहयोग में जा रहे हैं वो बच सकते थे और एक ही डेट में जो है स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल सकता था सरकार और विभाग को। लेकिन दोस्तों वहां पर अगर इस तरीके से हम लोग प्रयास करते या चयनित टीमें प्रयास करती, तो चीजें जो हैं उनकी जेब भरने वाली नहीं हो पाती और उनका जो चंदे के पीछे एक बड़ा धंधा होने वाला है, हर टीम की यही कहानी है। तो वो किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते कि ये ईमानदार है, सब चंदे में जो धन आएगा उससे अपने खर्चे भी चलाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर ये प्रयास हम लोग मिल करके कर लेते कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को उतारा जाए 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन मामले पर, तो ये अभ्यर्थियों के दसियों लाख रुपए बच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल चंदा प्राप्त करके प्राइवेट काउंसलर को उतारा जाएगा। प्राइवेट काउंसलर उतारने पर ही इन टीमों की कमाई होगी। ये एक बड़ी सच्चाई है भर्ती की, आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसे जानते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें, भर्ती से जुड़े हुए कुछ ऐसे साथी जो चाहते हैं, जो हमारे साथी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं, जिनके हाथ में जो है नियुक्ति पत्र है लेकिन स्कूल आवंटन का इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, उनमें से कुछ साथी ये चाहते हैं कि सरकार और विभाग से मिलकर के उनकी तरफ से जो चीजें कोर्ट में सबमिट की गई, चाहे ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हो, चाहे काउंटर एफिडेविट हो, उस पर सरकार अपना पक्ष रखे और जिस तरीके से पिछली सुनवाई पर सरकारी अधिवक्ता गायब थे, उस तरीके से 8 मई की सुनवाई पर गायब ना हो। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव से बहुत जल्द अभ्यर्थियों की मुलाकात होगी और इसके लिए 25 अप्रैल की डेट फिक्स कर ली गई है और सचिव सर से मुलाकात कर सरकारी अधिवक्ता वहां पर भेजने की बात की जाएगी। और मोस्टली आप सभी को बता दें, 8 मई को प्रयास रहेगा कि सरकार और विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट होंगी और जो काउंटर एफिडेविट या ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से मूव की गई है, उस पर आर्गुमेंट करेंगी, अपना पक्ष रखेंगी और उसके बाद आगे की चीजें बढ़ती नजर आएंगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके की वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं, वो बिल्कुल ये स्पष्ट कर रही हैं कि 8 मई को स्कूल आवंटन का आदेश मिलने के चांसेस कम होते जा रहे हैं और केस फाइनल होने की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यही चीजें जो है स्पष्ट नजर आ रही हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है 8536 यानी उमेश चंद्र वाली, वो याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी है 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित सभी साथियों के लिए। क्यों बन चुकी है? 0+51 जनपद के सभी चयनितों के लिए उमेश चंद्र की याचिका इतनी इंपॉर्टेंट कि इसका निस्तारण बहुत हो चुका है, जरूरी उस पर नजर डालेंगे। अब यहाँ पर कुछ 51 के साथी हमारे कहेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, 51 के साथियों का उस याचिका से कोई मतलब नहीं। तो आप चीजें समझिए, अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि उमेश चंद्र की याचिका किस तरीके से 0+51 सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक ऑर्डर का पेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर के जो चीजें हैं वो लगातार डिस्कस की जा रही हैं और इसके बिहाफ पर आप सभी को तरह तरह की चीजें जो है एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो हम आप सभी को बता दें, जो ये ऑर्डर की कॉपी है, ये हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच का आदेश आया था 6470 पदों को भरने का, उस आदेश का ही एक पेज है जो आप सभी लोग देख सकते हैं। डबल बेंच के ऑर्डर में पेज नंबर 38 जो है उसकी ये कॉपी है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश आया था जिसमें 6470 पदों को भरने की बात की गई थी और उसी आदेश के बिहाफ पर आप सभी लोग
की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है, चाहे 19 जनपद के हो, चाहे 51 जनपद के हो, चाहे 30 दिसंबर वाले हो या 7 जनवरी वाले नियुक्ति पत्र प्राप्त पाए हो, सभी की नियुक्ति प्रक्रिया इसी आदेश के बिहाफ पर की गई है। अब इस आदेश में आप इन लास्ट लाइनों को देखिए, जहां पर कहा गया है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, हाउएवर नीडलेस टू से द सेम वुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द उमेश चंद्रा केस सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटली पेंडिंग बिफोर द हॉनेबल अपेक्स कोर्ट। यानी कहा गया है जो भी चीज आप करने जा रहे हैं, जो भी हम ये आदेश दे रहे हैं 6470 पदों को भरने का, ये भर्ती प्रक्रिया जो भी की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट में जो उमेश चंद्र की याचिका पेंडिंग है उसके आदेश के अधीन रहेगी, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी 8536 के। यानी जब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगी और इस याचिका पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा, यानी उमेश चंद्र की 8536 वाली याचिका पर, वो आदेश इस आदेश के ऊपर लागू होगा और इस आदेश के बिहाफ पर जो भी प्रक्रिया अपनाई गई उस प्रक्रिया में उस आदेश को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर उमेश चंद्र की याचिका जो 8536 सुप्रीम कोर्ट में फाइल है उस पर मजबूती से पक्ष रखते हुए इसे सॉर्ट आउट करा लिया गया अपने फेवर में, तो ये सभी चयनितों के लिए होगा। और अगर आप सभी को बता दें इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो भर्ती में बड़ा उलटफेर होगा, फिर चाहे 51 जनपद के चयनित हो, चाहे 16 जनपद के चयनित हो, सभी का उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए सभी के लिए उमेश चंद्र की याचिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो 8536 है उसका निस्तारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका आदेश, अगर मान लीजिए कि जो ये काउंसलिंग कराई गई है फर्स्ट और सेकेंड, और अगर ये काउंसलिंग निरस्त होती है सुप्रीम कोर्ट से उमेश चंद्र की याचिका को बिहाफ मानते हुए, तो सभी के नियुक्ति पत्र निरस्त होंगे, केवल 16 जनपद के नहीं। तो इसलिए आप सभी को बता दें इस मामले को लेकर के सतर्कता बरतने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को निस्तारित कराने की जरूरत है, क्योंकि ये डिवीजन बेंच के आदेश और आप सभी के नियुक्ति पत्र पर सभी में मेंशन है 8536 की याचिका का आर्डर आपकी भर्ती प्रक्रिया पर प्रभावी होगा। तो इसलिए ये सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी है उमेश चंद्र की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। तो दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अब हम बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच का जो आदेश आया था शमशेरी सर की वेब से, उसमें 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए सरकार को नियुक्ति देने का आदेश टाइम बाउंडेशन के साथ दिया गया था, लेकिन सरकार ने उस आदेश पर अमल न करते हुए उस आदेश को डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया था और डिवीजन बेंच में एक बेहतरीन और मजबूत पैरवी की गई अभ्यर्थियों की तरफ से। उसके बावजूद जो है अभ्यर्थियों के अगेंस्ट डिसीजन आया और सुप्रीम जो है हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश आया वो अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आया और सरकार की अपील अलाउ कर दी गई, यानी जो सरकार मांग रही थी वो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से मिल गया सरकार को और अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है 72,825 शिक्षक भर्ती में। अब आप सभी को बता दें, जब डिवीजन बेंच से केस निस्तारित हो चुका है और अभ्यर्थियों के अगेंस्ट केस आया है, तो अब इसमें अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ही हाई कोर्ट से इसे निस्तारित कराने का जो डायरेक्शन मिला था, अंतरिम आदेश, उसी के बिहाफ पर यह हाई कोर्ट से निस्तारित करने का प्रयास किया गया। लेकिन अब हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों को जब अहित हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भर्ती में तीव्रता दिखाई जा रही सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग याचिका फाइल करने के लिए या एसएलपी फाइल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है जालसाजी का जो है या पैसा कमाने का धंधा बन सकता है और इससे सभी वो अभ्यर्थी जो 12,091 की लिस्ट में शामिल है उनको सचेत होने की जरूरत है। तो क्या है अपडेट, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में एसएलपी फाइल कर दी गई है। किस तरीके से ये एसएलपी जो है 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के गले की फांस बनने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में ये देखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हैं 12,091 की लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में विनय कुमार पांडे जो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में लीडिंग याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से एक एसएलपी आज फाइल कर दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में विनय कुमार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नाम से फाइल की गई है, जिसका डायरी नंबर 18,147 आप 2024 है और इसकी सुनवाई आप सभी को जल्द देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, बिना बेहतर डिस्कशन और बिना रणनीति के और बिना अभ्यर्थियों से
कोई विचार विमर्श किए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग याचिका फाइल करने का खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लीडिंग याचिका जाएगी और अगर लीडिंग याचिका सुप्रीम कोर्ट में कमजोर बनेगी तो सरकार उसी को टारगेट करेगी और एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी इस कमजोर लीडिंग याचिका का फायदा मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को जीत मिल सकती है। तो इसलिए आप सभी वो अभ्यर्थी जो 12,091 की लिस्ट में शामिल है वो थोड़ा सावधान हो जाएं। ये आकाशवाणी ने पूरी तरीके से 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर केवल और केवल पैसा कमाने का धंधा बना लिया है और इसीलिए मात्र 4 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इतनी तेजी से याचिका फाइल कर दी, जितनी तेजी से रॉकेट चलता है उस तरीके से कुछ चीजें जो है डिस्कस की जाती हैं। और उसके बाद तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर इनकी लीडिंग याचिका कमजोर हुई तो इसका खामियाजा सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। इनसे सावधान हो जाइए। आपके पास अन्य जो 2 टीमें हैं उनसे संपर्क करिए। उनकी अभी कोई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गई है, लेकिन आप सभी को बता दें सोमवार या कल की डेट में एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाएगी मनोज मौर्य की टीम की तरफ से, और उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे अनुभवी अधिवक्ता कलाम सर और अन्य अधिवक्ताओं की मदद से मजबूत एसएलपी लगभग 90% तैयार हो चुकी है। मनोज मौर्य टीम की तरफ से मजबूत पैनल की मदद ली जा रही है। ब्रेकिंग खबर यह है कि मनोज कुमार मौर्य के नाम से मुख्य लीडिंग एसएलपी सोमवार को दाखिल होगी। उसके बाद सभी से उसी से अन्य सारी एसएलपी कनेक्टेड होती जाएंगी। कुछ अन्य टीम भी हमारी लीगल टीम से मदद ले रही है। 12,091 के कल्याण के लिए हमारी टीम भी उनकी मदद करेगी, क्योंकि सवाल सबकी नौकरी का है और लक्ष्य 12,091 की जीत का है। तो बड़ा दिल करके सबको माफ कर देना ही अपना धर्म है, कहता है। खैर छोड़िए इस बात को। जो साथी रविवार शाम 4 बजे तक शुल्क और डिटेल भेज चुके होंगे उन्हें पहली एसएलपी में रखा जाएगा। उन्हें आर्थिक समस्या आ रही, चिंता ना करें, वो शुल्क की व्यवस्था करते रहें। जब व्यवस्था हो जाएगी तो वो तब जुड़ जाएंगे। और दूसरी सेकंड एसएलपी से कोई दिक्कत नहीं, सुनवाई की डेट लगने से पहले सबको सुरक्षित जोड़ लिया जाएगा। एसएलपी से जुड़ने के लिए भगदड़ की स्थिति ना मचाएं, शांति से जिसके पास जब पैसे की व्यवस्था हो तब जुड़े और राधे राधे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, जीतेंगे। एसएलपी से जुड़ने के लिए अपनी डिटेल जो है कॉन्टेक्ट नंबर मनोज मौर्य की तरफ से शेयर किया गया उस पर भेजें और उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट एसपीएल के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसी ग्रुप में पीडीएफ फाइल का संशोधन और अन्य सूचनाएं आप सभी को मिलेंगी। तो यह मनोज मौर्य टीम की तरफ से तैयारी है और उनकी तरफ से सोमवार या कल की डेट में जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी जाएगी 12,091 की लिस्ट पर, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आर्डर के अगेंस्ट, जहां पर सरकार को जीत मिली और अभ्यर्थियों को हार उसकी तरफ से। लेकिन अब आप सभी को बता दें जिस तरीके से आज की डेट में जो है विनय कुमार पांडे की तरफ से लीडिंग याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। अब देखना ये होगा क्या विनय कुमार पांडे की याचिका लीडिंग याचिका होगी या जो है मनोज मौर्य की याचिका जो फाइल होगी रविवार या सोमवार में वो लीडिंग याचिका कनेक्ट होगी, क्योंकि जो पहले याचिका फाइल हो जाएगी वो लीडिंग याचिका कहलाएगी और उस याचिका से सारी याचिकाएं इस मैटर से जितनी जाएंगी वो कनेक्टेड होती रहेंगी। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं भर्ती के नाम पर बड़ा पैसा कमाने के उद्देश्य से विनय कुमार पांडे की तरफ से बहुत जल्दबाजी में लीडिंग याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दी गई है। और इसमें आप सभी को बता दें बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी डिस्कशन करने के बाद कोई कदम उठाना था, लेकिन जल्दबाजी का परिणाम सभी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी वो अभ्यर्थी जो 12,091 की लिस्ट में शामिल हैं थोड़ा सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो केवल और केवल भर्ती में धन कमाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों का हित नहीं चाहते हैं उनसे। क्योंकि डिवीजन बेंच में हार का प्रमुख कारण है कि कमजोर जो लीडिंग पार्टी थी उसका जो है प्रेजेंटेशन, तो चीजें बेहतर नहीं है। ये जो किया जा रहा है वास्तव में अच्छा नहीं है। वहीं आपको बता दें एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कि 12,091 की लिस्ट को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में मामला सुनवाई के लिए फिर से हो चुका है लिस्टेड। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए विनय कुमार पांडे की याचिका फाइल हो चुकी है वो जल्द ही सुनवाई के लिए लिस्टेड होगी और उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में विनय कुमार पांडे जो और एंड अदर्स की जो लीडिंग याचिका थी उसको निस्तारित कर दिया गया है और उस पर आदेश आ चुका है, जहां पर सरकार जीत गई है। और इसी बिहार पर विनय कुमार पांडे जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से आगे ही कूद कर पहुंच गए हैं लीडिंग याचिका लेकर के। लेकिन जो अब अगली सुनवाई के लिए याचिका लगी है वो रामप्रसाद विश्वकर्मा एंड टीम की याचिका लगी हुई है, क्योंकि वह याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित नहीं हुई है। लेकिन उस याचिका से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक याचिका ये जो है ये 12091 की लिस्ट से ही जुड़ी हुई है और ये सुनवाई के लिए लिस्टेड है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 29/4/2024 को। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को इस याचिका की सुनवाई को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विनय कुमार पांडे एंड अदर्स के नाम से याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से निस्तारित की गई उसकी डिमांड और इसकी डिमांड सेम है और इसलिए सेम जो चीजें हैं वो अप्लाई होंगी और ये भी याचिका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से इसी तरीके से रिजल्ट देगी जिस तरीके से विनय कुमार पांडे की निकल कर सामने आई, क्योंकि सेम मैटर पर सेम डिसीजन ही आने के बहुत प्रबल चांसेस हैं और यह भी याचिका जो है निस्तारित कर दी जाएगी बहुत जल्द हाईकोर्ट की तरफ से। तो इस याचिका में कोई बड़ी उम्मीद हम लोग पालकर नहीं बैठ सकते हैं। फिलहाल सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना होगा, वहीं से अब न्याय की उम्मीद की जा सकती है 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।